हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें लाखों में कैपिटल चाहिए? कई फोन आते हैं हमारे पास कि मेरे को ऑप्शन सीखना है, टेक्निकल आता नहीं। सुकून में मालूम है कौन होता है? जो इन्वेस्टर होता है। तो आप एक दो ट्रेड से थोड़ा अमीर बनेंगे। नहीं इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर प्रैक्टिस नहीं करता रहेगा तो आगे चल के कहाँ वो कर पाएगा। कहीं से कहीं तो शुरुआत तो करना है उसको। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं और बीटीएसटी अगर कर रहे हैं तो दोनों के क्राइटेरियाज बहुत फर्क है। स्टॉक मार्केट रोज करीब 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन लास्ट का जो आधा पौना घंटा होता है ना, इसमें बहुत एक्शन होता है। एक एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स की तरह जब एक हीरो और विलेन लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल दिख जाएगा, एक बड़ी रेड कैंडल दिख जाएगी, बड़ी ग्रीन कैंडल भी दिख सकती है। तो इस पॉइंट इन टाइम पे एक ट्रेडर को किस सहजता के साथ, क्या माइंडसेट के साथ, अपने स्किल सेट के साथ मार्केट में उतरना चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किन तरह के ट्रेडर्स को ट्रेड करनी चाहिए, किन तरह के ट्रेडर्स को ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इस 30-35 मिनट में आपको कौन सी चेकलिस्ट को मेंटेन करना है। इस ग्रुप पॉडकास्ट में हमारे साथ जहार पोदर हैं, आरिफ खान हैं, उमेश शर्मा हैं, हिमांशु हैं, राजीव कपूर हैं। ये सब मिलके आपको बताएंगे किस तरीके से आपको कैसे कदम रखने चाहिए। ये 30-45 मिनट में वो स्टॉक मार्केट हसल के ये चौथे एपिसोड में होपफुली आप कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मार्केट बंद होने लगता है तो लोग वापस आ जाते हैं, ट्रेडर वापस आ जाते हैं। कई लोग अपनी पोजीशन क्लोज करने आते हैं, कई लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढने आते हैं कि यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन 2 घंटा जो बीच का रहता है मार्केट का, वो थोड़ा साइडवेज रहता है, जहाँ आज भी मोरलेस सिचुएशन रहा है। तो आज भी कोई अलग दिन नहीं था। दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। तो जब ये लास्ट का आधा घंटा बचता है, 45 मिनट्स लेट्स से, उस टाइम पर क्या मेंटालिटी लेके यूज़र आए, क्या थॉट प्रोसेस लेके आए, क्या लालच के साथ आए, और इस केस में क्या लालच गलत है भी, क्या सच में अपॉर्चुनिटी होती है, क्या हमेशा, आई डोंट बिलीव कि लालच हमेशा गलत होता है। इफ़ यू आर कैलकुलेटिव इन डिसीजंस एंड ऑब्जेक्टिव, देन इट्स गुड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रीड। बट व्हाट डू यू थिंक विद योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि दैट ट्रेडर एट एनी एक्सपीरियंस लेवल, कोई भी एक्सपीरियंस है उसको, किस तरह से सही तरीके से वो 45 मिनट का इस्तेमाल वो कर सकता है? कि आज की जो मार्केट थी पूरा दिन रेंज बाउंड थी। ट्रेड उसने अभी थोड़ी देर पहले दिया और उसका टारगेट अभी नहीं आया, अभी वो स्टार्ट है, गिर रही है। सुबह हमारा उमेश सर का जो लेवल का डिस्कशन हुआ था कि बैंक निफ्टी को यहाँ तक जाना चाहिए और 500 से 600 के बीच की रेंज थी। प्रेजेंट टाइम में चल रही है 41,331। मॉर्निंग में यहीं पे थी मार्केट, पर ये था कि ये इतनी ऊपर जाने के बाद जब गिरावट आएगी तो वहाँ पे वो सेलिंग बनेगी 500 से 600 की रेंज। वो इसने दिया है तकरीबन, अभी ये गई है 2 बजे के करीब। अब 2 बजे के बाद वो वहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में, हम कह रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टार्ट किया। अब वहाँ से जो एंट्री बनती, जो इसका प्रीवियस डे का लो है, फर्स्ट टारगेट वो है, जो कि अभी वो उसने टारगेट दिया नहीं। वहाँ से वो स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। उसके बाद 160% 61% के करीब फिबोनाची से सेकेंड टारगेट वो होगा। उस अकॉर्डिंग मार्केट को कल और गिरनी चाहिए। अभी जो क्लोजिंग पे आ रही है और जो इसका क्लोज हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे किसी की पोजीशन है इस लोअर टाइम पर इंट्राडे के अकॉर्डिंग अगर आदमी ट्रेड कर रहा है, तो सजेशन ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडर है तो वो निकल जाए। जिसको स्विंग ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है और वो अपने रिस्क को बर्दाश्त कर सकता है, टेक्निकल के हिसाब से 100% मार्केट कल जो है गैप डाउन नीचे मारना चाहिए, अपना टारगेट देने जाना चाहिए। पर 100% कुछ नहीं होता, फेल होता है। सपोर्ट भी है यहीं पे जहाँ पे मार्केट खड़ी है, इसी का सपोर्ट लेके कल बाउंस ऊपर भी खुल सकती है। तो अब जैसे बाकी कुछ मार्केट में ऐसा रहता है कि हम एसएल लगा लें तो कोई टेंशन नहीं है, एसएल लगा दिया, बैठ गए, एसएल कट गए तो पूरा दिन का है। पर जब मार्केट बंद होती है, अब कल का हमें नहीं मालूम कि कल क्या होगा। कोई अभी ऐसा ज्योतिष पैदा नहीं हुआ मार्केट में जो इस चीज़ को बता सके कि कल क्या होगा। इंटरनेशनल मार्केट है, हम उसके बारे में जानते हैं कि वो 3-3:30 बजे रात तक चलती है। 1 घंटे के लिए मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे आपको गैप अप गैप डाउन देखने को नहीं मिलता। पर यहाँ पे अगर एनएससी है, कमोडिटी है, कमोडिटी में हम जाते हैं तो जैसे फॉरेक्स का अगर हम गोल्ड देख रहे होते हैं
फॉरेक्स में गोल्ड मान लीजिए नेगेटिव चल रहा है, और जब कमोडिटी हम इंडियन मार्केट में देखते हैं तो पता चलेगा डॉलर का फ्लैक्चुएट हुआ है और वो अपनी जगह पे स्थिर है या उसके अपोजिट चल रहा है। तो दोनों का टेक्निकल कुछ लोग मिक्स करके देखते हैं, मिक्स करके हम देख सकते हैं, मिक्स करके देख सकते हैं, पर दोनों का ट्रेंड देखना जरूरी है। अभी इस वक्त जो गोल्ड ने चाल चली है कि कमोडिटी में मार्केट निगेटिव हुई नहीं, कमोडिटी में गोल्ड नेगेटिव हुआ ही नहीं, और फॉरेक्स में गोल्ड नेगेटिव चल रहा था। जो लॉन्ग टर्म व्यू चल रहा था उसका, वो लोअर लो मार रहा था। गोल्ड इंडियन मार्केट में करेक्शन देता था, पुल बैक मारता था, नया हाई तैयार करता था। दोनों को अगर चार्ट को मिक्सअप करेंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। तो टेक्निकल काम करता है। अब हम अगर इंडियन मार्केट का चार्ट देख रहे हैं कमोडिटी का, तो हम गोल्ड में पॉजिटिव जब जब हमें सपोर्ट पे मिलता या वहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड चेंज होता लोअर टाइम फ्रेम में, हम बाय बाय खेलते रहते हैं। पर फॉरेक्स में अगर हम बैठे तो फॉरेक्स में जब गिरावट स्टार्ट हुई, $2070 का गोल्ड ने हाई मारा, ठीक। उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन दिया, $1614 $15 का करेक्शन दिया। मतलब इतना बड़ा मूवमेंट, $400-500 का मूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है फॉरेक्स में। उस अकॉर्डिंग जब हम इंडियन चार्ट लगाते हैं, डॉलर के मुकाबले इंडियन में आता है, कमोडिटी हमने लगा लिया, कमोडिटी का वो मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इसमें एक अगर हाई लो हम हायर टाइम फ्रेम का मार्क करते हैं, एक लो मार्क कर दिया हमने, ये एक हाई, उसने अपना लो ब्रेक ही नहीं किया हायर टाइम फ्रेम में गोल्ड ने। गोल्ड का चार्ट जब यहाँ का अपना चार्ट देख रहे हैं तो उसने अपना लो काटा ही नहीं था, वो आया और अपना सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे उसने जो रेजिस्टेंस था बार बार, वो उसी जोन से आया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, जो कि हम कहते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कैंडलस्टिक जब मिलती है हायर टाइम फ्रेम पे, जब वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है तो पॉजिटिव ही मारता है। जो आदमी कहता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया अब गिरेगा, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि एक मेजर रेजिस्टेंस था, गोल्ड ने ब्रेक किया तो यहाँ से डाउन जाएगा, तो वहाँ पे वो ट्रैप था, मार्केट ऊपर आई, हायर हाई स्टार्ट कर दिया और अपना नया हाई बना दिया। लाइफ टाइम हाई फॉरेक्स में नहीं बना, इंडियन मार्केट में फ्यूचर में उसने लाइफ टाइम हाई बनाया। देखिए गोल्ड का ना करेंसी के साथ ना इन्वर्स कोरिलेशन होता है, वेदर लोकल करेंसी हो या इंटरनेशनल करेंसी हो। अगर हम इसे डॉलर टर्म्स में लेंगे तो अगर डॉलर में एक एक्सपोनेंशियल रैली आती है, सडन रैली आती है, सस्टेनेबल रैली आती है, तो दैट विल इम्पैक्ट विद इन रिवर्स कोरिलेशन विद गोल्ड। मतलब गोल्ड को वो थोड़ा प्राइस को नीचे की तरफ लाएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज कि जो गोल्ड है दैट बिकम्स एक्सपेंसिव इन द हैंड्स ऑफ अदर करेंसी होल्डर्स। मतलब मैं इंडियन टर्म्स में बात करता हूँ, अगर डॉलर 100 रुपये से 110 रुपये हो जाता है तो मेरे लिए गोल्ड जो है 10% महंगा हो जाएगा, बिकॉज आई एम इम्पोर्टिंग कंट्री। और जब वो 10% महंगा होगा मेरे लिए, तो बीइंग एन इंडियन मेरे यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिमांड में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। व्हेन एनीथिंग बिकम एक्सपेंसिव, डिमांड उसकी थोड़ी सी इफेक्ट करता है उस पर। तो अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, तो जब भी डॉलर में प्राइस बढ़ते हैं, डॉलर US डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, तो गोल्ड के प्राइसेस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब आ जाते हैं हम लोकल करेंसी में। अब लोकल करेंसी में क्या हुआ, हमारी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। जैसा मैंने बोला, करेंसी के साथ गोल्ड का इन रिवर्स प्राइस कोरिलेशन है। तो लोकल करेंसी अगर मेरी गिरती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इंडियन मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस इसलिए बढ़े क्योंकि हमारी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है, और इंटरनेशनली गोल्ड के प्राइसेस इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़े क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी स्ट्रॉन्ग थी, मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग थी। दैट्स व्हाई इंडियन मार्केट कि गोल्ड के प्राइस में और इंटरनेशनल गोल्ड के प्राइस में हमने डेविएशन देखा। देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन करा था कि 45 मिनट में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, या नहीं या हमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर इंट्राडे पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहिए, या हमारे पास पहले से जो पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए, मैटर करता है ट्रेडिंग की मेंटालिटी के ऊपर। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करने में खुश है,
कोई चाहता है कि मैं अगले दिन का रिस्क भी लेना चाहता हूँ, ठीक। और तीसरा जो होता है वो ये सोचता है कि क्या मुझे BTST या STBT करना चाहिए, मेन ये है। अब इसमें इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे को जो पैटर्न मिलेगा मैं ट्रेड करूंगा। मुझे अगर लास्ट के 1 मिनट में पैटर्न की कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, मैं अगले दिन पोजीशन लेके जाऊंगा। क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई अगले दिन अगर मार्केट नेगेटिव खुला तो आपको नुकसान होगा, बट हम उसका पॉजिटिव साइड भी देखें तो मार्केट हमारे फेवर में भी तो खुल सकता है, तो हम अगले दिन का रिस्क ले सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडर, वो सोचता है कि मैं मॉर्निंग में अपना ट्रेड बनाऊंगा और इंट्राडे अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करके जाऊंगा। जैसे कि एक सब्जी वाला है, वेजिटेबल सेलर है, वो भी एक इंट्राडे ट्रेडर है। वो सब्जी लेकर आता है सुबह 4 बजे, उसे रात तक सेल करनी होती है क्योंकि उसे अगले दिन फ्रेश सब्जी लेकर आनी है, वो अगले ओवरनाइट का रिस्क नहीं ले सकता। अब यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडर होता है उसके पास भी यही रहता है कि उसे 10 बजे पोजीशन बनानी है, 11 बजे बनानी है, 12 बजे बनानी है, या फिर उसको कौन से टाइम फ्रेम में बनाना है। ऐसे भी काफी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा तो मैं 1 मिनट का चार्ट देख के काम करूंगा, मैं 5 मिनट का चार्ट देख के काम करूंगा, या फिर मैं छोटे छोटे जॉबिंग करके मार्केट से पैसा बनाऊंगा। तो यहाँ पे ना जो ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करने में खुश है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करने में खुश है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, अगर मेरे को लास्ट के 45 मिनट छोड़ अगर मुझे 15 मिनट में कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं अगले दिन पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा। हो सकता है मैं अपनी जो पोजीशन साइजिंग है जो इंटरडे में मैं क्वांटिटी करता हूँ, हो सकता है वो मैं कम रखूं, बट मैं अगले दिन पोजीशन लेके जाऊंगा क्योंकि मेरा चार्ट मुझे कह रहा है, तो मैं चार्ट को फॉलो करूंगा। रात को नींद अच्छे से आए। देखिए रात को नींद अच्छी से, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको बहुत कम छोटा रखना पड़ेगा। हो सकता है कल के दिन मुझे बेनिफिट मिले, क्योंकि अगर अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जो पैसा बनाया है वो कैरी फॉरवर्ड करके बनाया, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैंने इंटरडे में पोजीशन बनाई, इंटरडे में जैसे मूवमेंट नहीं हुई है, बट कल हो सकता है कि मार्केट मेरे फेवर में खुल जाए, तो बेटर ये है ना कि मैं कर्म करने में थोड़ा सा ज्यादा बेटर कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपकी लॉट साइजिंग का फर्क क्या होगा? लॉट साइजिंग फर्क होगा, अगर मान लो मैं 50 लॉट में काम कर रहा हूँ तो 10 लॉट में कर लूंगा, तो इमोशंस खत्म कर दूंगा ना अपने। अगर मैं 50 लॉट या 100 लॉट में इंट्राडे में काम कर रहा हूँ, ऑप्शन कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, 100 लॉट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं इंट्राडे में ऐसा रख सकता हूँ, ऐसा रख के मैं बाहर भी जा सकता हूँ। मतलब मेरे को ये भी नहीं है कि पूरे दिन में मार्केट देखता रहूँ। हाँ ये है कि अगले दिन मुझे मान लो कि पोजीशन बनानी है, कोई पैटर्न मिल गया, कोई मेरा सेटअप मिल गया, तो मैं 100 की जगह 10 लॉट में काम करूंगा। अच्छा, अगले दिन मार्केट खुलती है, दो चीज़ें होंगी, या तो आपकी साइड आपकी तरफ जाएगा या आपकी तरफ नहीं जाएगा। आपकी पोजीशन 1/5 है जो आपने बनाई थी, लेट्स से वो आपके जो आपने एज्यूम किया था वही उस तरफ जाती है, व्हाट वुड यू डू? मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगा। अब इसमें भी एक बात हो सकती है, एग्जांपल के तौर पे मैंने पैटर्न देखा और मुझे लग रहा है कि अवरली चार्ट में मैंने पैटर्न देखा 18,000 में मैं निफ्टी बाय कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि 18,500 तक जा सकता है एग्जांपल के तौर पे, और मैंने लास्ट के 15 मिनट में ट्रेड बना लिया और अगले दिन मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, मेरे फेवर में खुल गया, तो उस केस में प्रॉफिट बुकिंग नहीं करूंगा, वहां से मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। और क्या करूंगा उस केस में, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अगर मान लो मेरा 17,900 का स्टॉप लॉस है तो सर 915 है, 18,000 के आसपास करूंगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा उस हिसाब से लेके चलते हैं कि लेट्स से बड़ा उतना नहीं बड़ा, 40 पॉइंट 30 पॉइंट उतना बड़ा, अब 100 पॉइंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली विल इंक्रीज ना, तो ऑब्वियस आंसर है। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये कि मेरा टारगेट क्या था, मैं टारगेट पहले से क्या सेट किया है, क्या मेरा टारगेट 18,100 का था, क्या मेरा टारगेट 18,200 का था, क्या मेरा टारगेट सिर्फ 18,050 का था, वो भी मैटर करता है। अगर मेरा टारगेट बड़ा है, 18,200-300 का टारगेट है, मुझे लग रहा है पोजिशनली थोड़ी मार्केट में तेजी होगी, तो वहां पे मैं बाइंग में एवरेज करूंगा उस केस में। और अगर मार्केट मेरे नेगेटिव खुलती है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो मेरा स्टॉप लॉस है, मान लो मैंने 17,950 का स्टॉप लॉस खुला है रखा है और वो गैप डाउन ओपन हुआ और मेरा स्टॉप लॉस जंप हो गया, तो मैं करंट रेट पे अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा, क्योंकि ऐसा भी देखने को ये होता है, सच में ऐसा होता है, और वहां पे आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। होता तो है कि गैप डाउन हो गया, बट होता है कि बंदा पोजीशन जंप कर गया, कट मार दे। अब इसमें भी सर एक चीज होती है कि एग्जांपल के तौर पे ओवरनाइट पोजीशन बना रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस ही 30-40 पॉइंट का है, तो मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि है इतना 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, तो मैं ओवरनाइट पोजीशन भी होल्ड करके जा सकता हूं। मैं उमेश की बात में ऐड करना चाहूँगा, लाइक जो ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, या फिर BTST STBT ट्रेडर है, तो लेट्स से अगर कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता है और वो ओवरनाइट उसे लाइक लास्ट 45 मिनट्स में कुछ ऐसे पैटर्न मिले कि नेक्स्ट डे के लिए उसे बुलिश लग रहा है, बट ही इज़ प्योरली इंट्राडे ट्रेडर, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ओवरनाइट कैरी ना करे पोजीशन, बिकॉज
वो उसकी फिर एक हैबिट बन जाएगी कि मैंने मॉर्निंग में पोजीशन ली है जस्ट फॉर इंटरडे पर्पस और मैं उसे ओवरनाइट कैरी कर रहा हूँ क्योंकि उसने प्रॉफिट नहीं दिया, बट लेट सेशन में लास्ट 45 मिनट में उसने कुछ ऐसे पैटर्न बना लिए कि वो अगले दिन के लिए पॉजिटिव हो सकती है। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगले दिन वो ना चले। ये डेस्परेशन तो हो सकती है, उसको सारा दिन प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एग्जैक्टली अब वो ढूंढ रहा है एग्जैक्टली, मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, शायद कल निकाल लूँ एग्जैक्टली, बट नेक्स्ट डे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हैं, और वो उसकी फिर एक हैबिट बन जाएगी कि वो जो इंट्राडे में उसे प्रॉफिट या जो टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो वो ओवरनाइट पोजीशन को कैरी कर सकता है, फिर आगे के लिए एक नेचर बन जाएगा। किस केस में इन योर कॉन्टेक्स्ट किस केस में आप कैरी फॉरवर्ड करोगे? कैरी फॉरवर्ड उस केस में किया जाएगा, लेट से कोई इंटरडे ट्रेडिंग भी करता है, साथ में वो BTST STBT भी करता है और स्विंग ट्रेडर भी है, तो उसको पता है कि लेट से उसने इंट्राडे पर्पस से कोई ट्रेड लिया, शाम को लास्ट 45 सेशन में जैसे उमेश ने बात करी पैटर्न अच्छा बना, मॉर्निंग में उसने ट्रेड ले लिया ऑलरेडी ABC शेयर में, लास्ट 45 सेशन में भी जाते जाते एक अच्छा पैटर्न बना, ओवर पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ, लास्ट 45 सेशन में अच्छा पैटर्न बना, और साथ में डेरिवेटिव्स में भी उसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, यानी कि लॉन्ग साइड बायस क्रिएट हो रही है, कंफर्मेशन आ रही है, तो उसे ऑब्वियसली अगर वो मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लेता तो लास्ट 45 आवर्स में जो उसका BTST का क्राइटेरिया है वो मैट हो गया, 45 मिनट्स, लास्ट 45 मिनट्स के सेशन में जो उसका क्राइटेरिया है BTST STBT करने का, तो BTST वो अप्लाई करेगा कि पैटर्न बना है, साथ में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और क्रूशियल पैटर्न्स कैंडलस्टिक या वेस्टर्न पैटर्न्स कुछ बने हैं, तो वो उसके लिए विन विन सिचुएशन हो गई कि वो ओवरऑल इंटरडे में भी बायस देख रहा था और लास्ट 45 मिनट्स में उसने कुछ ऐसी बायस देखी टेक्निकल प्लस डेरिवेटिव्स, तो उसने सिंपल क्या करा, उसने अपनी एक एज इंक्रीज कर ली, तो वो वेरी नेक्स्ट डे के लिए उसे उसके लिए अननोन टेरिटरी नहीं है ना, एग्जैक्टली करता है वो, BTST करता है, तो ही नोज द रिस्क्स इन्वॉल्वड इन दिस। नया बंदा जो नहीं करता है STBT या BTST उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो उसका हैबिट बन जाएगा कि पहली बार जब होएगा तो शायद ऐसे ही होएगा ना, BTST पहली बार ऐसे तो करेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट अगर उसको पहली बार कैरी फॉरवर्ड करना है या शायद यहीं से सीखे वो नहीं। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं और BTST अगर कर रहे हैं तो दोनों के क्राइटेरियाज बहुत फर्क है, इन द सेंस कि वो आज लेके जा रहा है एंड एक्सपेक्टिंग कि कल मॉर्निंग में कुछ उसे अर्ली सेशंस में, जो अर्ली सेशंस हम बोलते हैं कि 9:15 से 10 के बीच में उसे कुछ मिल जाएगा, तो वो अलग क्राइटेरिया और इंट्राडे का अलग है, तो वो यही चीज़ जो होती है आगे लॉस मेकिंग का रीज़न बनती है कि वो अपने जो ट्रेडिंग प्लान जो है उस पर स्टिक नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो अपने स्टिक रहे, इंट्राडे है तो प्योरली इंट्राडे है, और BTST अगर करनी है तो उसके स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो, स्विंग के स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो। मुझे पक्का पता है जहाज का भी बोलने लग होएगा कंफर्म्ड है, ये थोड़ा अलग लेवल पे बोल। हाँ ऑब्वियसली अलग है। मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा, अब दोनों का बात मैंने सुना है, उसमें अगर वो बिगिनर ट्रेडर है, मैं कहता हूँ उसको करना चाहिए, BTST करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी से BTST नहीं करेगा तो आगे जाके भी नहीं कर पाएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहना है। फर्स्ट टाइम वो प्रैक्टिस करे, उसके बाद वो हेजिंग के साथ जाए। BTST अगर करना है वो नेकेड में मत जाए, क्योंकि नेकेड में हो सकता है कि अगर कॉल के साइड वो जा रहा है तो हो सकता है कल के दिन 500 पॉइंट गैप डाउन भी खुल जाए। तो उमेश जी जो बताया कि वो अगर वो 50 लॉट्स में काम कर रहा है वो 10 लॉट में आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 10 लॉट 5 लॉट में ऐसा नहीं बोलूँगा, आप कितना लॉस कर सकते हो वो पहले प्री डिफाइन कर दो कि ये जो आप नेकेड में अगर जा रहे हो, अगर 100 रुपया का कॉल आप बाई करके जा रहे हो तो पूरा वो अगले दिन 500 पॉइंट गैप डाउन होगा, वो मान के चलो, फिर 500 पॉइंट गैप डाउन के लिए आप ऑलरेडी रेडी हो, उतना ही पोजीशन आपका कैरी फॉरवर्ड जा रहा है मार्केट में, तो आपका रात का नींद अच्छा आएगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो, क्योंकि आपको पता है गैप अप हुआ तो मेरा तो रिवार्ड है, अच्छा रिवार्ड है, बट गैप डाउन हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हेजिंग के साथ है। तो मान के चलो अगर कॉल बाइंग है आपका तो साथ में ऊपर का एक कॉल सेल कर दे, आराम से वो साइड में भी रहेगा और नीचे का टेंशन भी नहीं है, क्योंकि गैप डाउन में इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये है भी कहीं भी खुल सकता है। अब देखो अच्छा न्यूज़ कभी भी नहीं आता है, लेकिन बुरा न्यूज़ कभी भी आ सकता है, हो सकता है रात में कुछ हो जाए, बट जो गुड न्यूज़ होता है वो उसको मेकिंग करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, बजट है कि या फिर ऐसा होने वाला है। तो कॉल साइड के लिए मैं हमेशा वही चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर कॉल साइड में कोई ऊपर का बाइंग साइड में जा रहा है वो हेजिंग के साथ जाए,
बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे के साइड के लिए ट्रेड लेके जा रहा है, तो वो जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ना गैप अप न्यूज़ होता है तो ही होता है, वरना नहीं होता है। और एक चीज़ मैंने देखा, बहुत सारा टाइम मैंने देखा कि पूरा दिन आपको बैठा के रखता है मार्केट, आपको रिवॉर्ड नहीं देता है, लेकिन पैटर्न बना के जाता है कि अगले दिन प्रॉफिट होगा। वो क्या हो ना, वो इतना ऊपर खुल देता है ना, फिर आदमी को बाई करने के लिए नहीं होता। तो अगर वो शाम के टाइम पे अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर देता है तो मॉर्निंग में उसको प्रॉफिट मिल जाता है। तो क्या करता है, मॉर्निंग में जैसे प्रॉफिट आएगा तो वो क्या करेगा, अगर वो पोजिशनल ट्रेडर है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। अगर पोजिशनल ट्रेडर नहीं है तो वो उधर ही बुक कर देगा ना। इंट्राडे ट्रेडर है, जैसे उसको 300 पॉइंट गैप अप हो गया, वो उधर ही बुक कर देगा। तो फ़ायदा क्या ना, वो पूरा दिन और ट्रेड ही नहीं करेगा। इंट्राडे ट्रेडर है, वो उसको सुबह सुबह प्रॉफिट मिल चुका है तो वो उधर बुक कर देगा और निकल जाएगा। अगर आप वो नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ इंट्राडे ही करना है। फिर मैं उमेश जी के हिमांशु जी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट वो अलाउ नहीं करता है कि आप कैरी फॉरवर्ड करें। क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर आपको साथ नहीं दे रहे तो अगले दिन अगर गैप अप भी खुल गया तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो वो उधर मिल ही जाएगा आपको ट्रेड करने के लिए नेक्स्ट डे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आपने पैटर्न बना दिया गैप अप के लिए, आपको पूरा पक्का है आप क्यों जा रहे हो, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगले दिन गैप अप होगा, तभी तो आप कॉल बाई करके जा रहे हो, वरना नहीं जा रहे। अगर गैप अप ओपन हो गया मार्केट 100 पॉइंट तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तभी फ़ायदा होगा 200 पॉइंट गैप अप हो गया तो अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर नेकेड में आप जा रहे हैं तो क्या है ना, वो नेक्स्ट डे भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा। क्या हुआ, आज ट्रेड नहीं हुआ तो कल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे चल के अगर आपको VTST ट्रेडर बनना है, STVT करना है, पोजिशनल ट्रेडर भी करना है, तो उसका प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए ना आदमी को। अगर प्रैक्टिस नहीं करता रहेगा तो आगे चल के कहाँ वो कर पाएगा। कहीं से कहीं तो शुरुआत तो करना है उसको। इसमें मैं कुछ चीज बोलना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा। जैसे जॉर्ज जी की बात सुनी मैंने, देखो कई बार ना निफ्टी ना ट्रक ड्राइवर की तरह होता है, वो दिन में सोता रात को चलता है। हाँ सही। कई बार मार्केट में हमने ऐसा देखा होगा पूरा। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टिक रहना चाहिए अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर बिगिनर हूँ मैं, भाई मैं बिगिनर हूँ, मैं मार्केट में डरा हुआ हूँ और मैं अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं करना। देखो बिगिनर है, ये एक्सपीरियंस है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपने ट्रेड में कितना कॉन्फिडेंट है। अगर आप अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंट हो आप BTST करके जा सकते हैं। जैसे दूसरा उन्होंने बताया कि आप हैच करके चले जाओ पोजीशन, हैच करके जा सकते हो पोजीशन। बट उसमें क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो बेटर है कि पोजीशन बनाओ ही मत, आप इंट्राडे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाओ। तीसरी चीज इसमें होती है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर BTST करना चाहिए या फिर STVT, देखो ये नहीं है कि हमें सिर्फ कॉल ही खरीदनी है, हम पुट भी खरीद के काम कर सकते हैं। मार्केट में सेलिंग के पैटर्न होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट हमारे फेवर में जाते हैं, हम पूरा प्रॉफिट नहीं ले पाते। मार्केट में पैसा कौन कमाता है, वो कमाता है जो प्रॉफिट राइड करना जानता है। मैटर ये नहीं करता कितनी बार सही है कितनी बार गलत है, मैटर ये करता है मार्केट में हम कितना कमा रहे हैं, नेट में आपका क्या है। ठीक है कि आपने 10 ट्रेड लिए, 10 में से 5 में लॉस हुआ, 5 में प्रॉफिट हुआ। आपने बोला मेरी एक्यूरेसी तो 50% है, 50% में कुछ नहीं होगा। मगर 5 लॉस में, 5 ट्रेड के जो लॉस में आपने नुकसान करा 50,000 का, और जो 5 में प्रॉफिट आया आपने प्रॉफिट किया 5 लाख रुपए का। तो नेट में आपका बड़ा प्रॉफिट है। और बड़ा प्रॉफिट बनाना मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको प्रॉफिट राइड करना सीखना। उसे डरना नहीं है कि 50 पॉइंट आए तो बुक कर लिया, 100 पॉइंट आए तो बुक कर लिया। नहीं, आप अपने ट्रेड, आपका कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा मार्केट में, आपका कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा मार्केट में जब आप बड़ी कमाई करेंगे मार्केट से। आपने मार्केट में कई लोग देखे होंगे जो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट आते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10,000 से स्टार्ट करा और 10,000 को 5 लाख लेके गए हैं। वो क्यों लेके गए हैं, क्या रीजन है? एक तो उन्होंने टाइम दिया मार्केट को, और दूसरी बार उन्होंने प्रॉफिट राइडिंग करी। प्रॉफिट राइड करना बहुत जरूरी है, और प्रॉफिट राइड करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एज अ ट्रेडर। आई एग्री विद एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ये कहना है, लेट्स से आई एम इंट्राडे ट्रेडर, फाइन, और सुबह मुझे एक ट्रेड मिला अर्ली मॉर्निंग, मैंने ट्रेड लिया, बुक कर लिया 1 घंटे में। अब अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेड है, आई एम हैविंग 5-6 आवर्स देयर आफ्टर ऑल्सो, मेरे पास 5 घंटे का टाइम बचा हुआ। अब सिचुएशन आपकी है कि आपने क्वेश्चन किया कि लास्ट के 45 मिनट्स में या लास्ट के 1 घंटे में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली टू इंट्राडे ट्रेडर, वो क्या करे? डेफिनेटली वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी को जरूर कैच करे, एक्सप्लोर करे, क्योंकि वो उसका डिसिप्लिन है। अगर उसकी एंट्री बनी है, he has to enter into the trade। अब उसका एक दूसरा डिसिप्लिन भी है इंट्राडे ट्रेडर का, कि वो ट्रेड को कैरी नहीं करेगा। तो स्पेसिफिकली फॉर द इंट्राडे ट्रेडर, एक तो उसे कभी नहीं सोचना है कि उसे कैरी करना है, ओके। सेकेंड थिंग,
जैसे ही उसने ट्रेड लिया, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडर है, मोमेंटम ट्रेडर है, उसके फेवर में पॉइंट्स आए, तो इमीडिएटली, क्योंकि टाइम जो है हमारे पास क्लोजिंग टाइम में 45 मिनट्स बचे हैं, उस 45 मिनट्स में हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा बन के और स्टॉल हो जाए, मार्केट गोज इनटू द साइडवेज, एंड इफ आई एम अ ऑप्शन बायर, जैसे मार्केट साइडवेज होगी मेरे ऑप्शन का प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन मेरे लिए आइस की तरह है, मैं जितना हाथ में रखूंगा वो पिघलती चली जाएगी और मेरे पास जो बची हुई होगी वो पानी बचेगा लास्ट में। तो इसलिए बेटर ये होता है कि इंट्राडे ऑप्शन अगर स्पेशली बायर है तो उसे जो मोमेंटम में जो पॉइंट्स मिले, खास तौर पे लास्ट के 1 आवर के ट्रेडिंग सेशन में वो एनकैश कर लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट के लास्ट 8-10 मिनट में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो मार्केट साइडवेज चल रही थी या ट्रेंडिंग थी, एकदम से कुछ एक चीज़ होती है इनमें से, ये रेगुलरली नहीं होता है, बट लेट्स से महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बार ऐसी चीज़, ब्लैक स्वॉन भी नहीं कहूँगा मैं इसको, पोजीशन कटती है। आई एग्री, वो आपने इसका आंसर दे दिया। हाँ, मैं ब्लैक स्वॉन नहीं कहूँगा आपने इसको। आंसर दे दिया, 20 दिन में से एक दिन होता है, हाँ, तो उस एक दिन को तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, बाकी 20 दिन तो आप एटलीस्ट अपनी ऑप्शन नहीं गलाएंगे ना। मैं पहले ये जानना चाहूँगा ये होता क्यों है, सो दैट इट्स इजियर फॉर पीपल टू होता अंडरस्टैंड। क्यों है, उसके लिए तो देखिए क्या होगा, पोजीशंस अनवाइंड होती हैं लास्ट हाफ एन आवर, ओके, ओके, तो वो पोजीशंस जब अनवाइंडिंग होंगी तो डेफिनेटली एक मोमेंटम जो होगा वो स्ट्रांग होता है, ओके, जिस भी तरफ अनवाइंड होगी। आज की डेट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेड होते हैं, तो एक बार जब मार्केट जिस तरह का ट्रेंड पकड़ता है तो कंप्यूटर ठकाठक ट्रेंड डालता है, तो मोमेंटम बनता चला जाता है। बट इफ दैट काइंड ऑफ मूवमेंट हैपेंस वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, तो 1 या 2 दिन के लिए बाकी के 17-18 दिन की मैं जो मैंने हैबिट बनाई है, करेक्ट, उसको मैं गड़बड़ क्यों करूँ? इट्स ओके, यू से पार्ट ऑफ द गेम। मुझे तो अपना पार्ट लेना है, अपना टारगेट जो मैंने डिसाइड किया है, इफ माय टारगेट अचीव्स इन 10 मिनट्स, और खास तौर पे लास्ट के मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, लास्ट के आधे घंटे में अगर ऐसा है, अगर मेरा शुरू के 1 घंटे के ट्रेड में अगर मेरे को मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास 5-6 घंटे बचे हैं, हाँ, हो सकता है वो दिन मेरे लिए आज ट्रेंडिंग डे हो, अच्छा हो, मैंने बॉटम में पकड़ा और टॉप पे चला गया, टॉप पे बेचा और बॉटम तक बाजार गिरता चला गया लगातार, तो आई कैन मेक इट। बट लास्ट के हाफ एन आवर में मार्केट कैन डू एनीथिंग अनप्रेडिक्टेबल। यस, जैसा कि अगर आप देखेंगे, आई थिंक लास्ट डे हुआ है, 1-2 दिन पहले भी ऐसा मैंने नोटिस किया था मार्केट में, मार्केट हैज गिवन बोथ साइड मूवमेंट्स, बजट वाले दिन खास तौर, एंड नेक्स्ट डे वाज द एक्सपायरी डे। आई वाज जस्ट वाचिंग द बैंक निफ्टी करीबन 18,780 सॉरी 41,780 के आसपास था। 5 या 10 मिनट में उसने डिप लिया जिसमें 580 तक आया था, देन अगेन इट वेंट अप टू 700। सपोज उस समय किसी ने पुट लिया होता और अगर वो पुट उसने नहीं काटा होता तो जीरो हो जाता। तो लास्ट के हाफ एन आवर में, लास्ट के 45 मिनट्स में आपके ऑप्शन में जो भी आपको पैसा बनता है आपके टारगेट के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, एंड कैश एंड सिट इन द कैश। इसमें कई लोगों के एक बड़ी अच्छी चीज सर ने बताई है कि जैसे कि ये डिपेंड करता है रिटेलर्स के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, कि वो इंट्राडे वाला ट्रेडर है या स्विंग वाला ट्रेडर है। वो अगर जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस, अगर मैं 2-3 महीने का एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि मैंने पोजीशन काफी कैरी करी थी। जैसे मैंने 17,700 से निफ्टी खरीदा और मैंने जैसे 17,700 की कॉल ली थी मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा डेल्टा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इन द मनी में करता हूँ। तो 110 वाली कॉल मैंने 260 में बेची है, 310 रुपये में बेची है। फिर ऊपर से जाके मैंने शॉर्ट करी पोजीशन, फिर शॉर्ट करी, चाहता तो इंट्राडे में प्रॉफिट आता बट उसे होल्ड करा, फिर उसमें पैसा बना। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बड़ा पैसा बाजार से बनाना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अगर स्पॉट में अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके बहुत अच्छा पैसा बाजार से कमा सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आजकल ना ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे हम यूट्यूब वीडियो बनाते हैं कि एक्सपायरी वाले डे वो करते हैं, वो मांगते हैं 0 टू हीरो कुछ दे दो, 0 टू हीरो दे दो हमें कुछ, कि यार ऐसा कोई प्रीमियम दे दो, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, वो सीधा 200 रुपए हो जाए। और ऐसा हुआ भी। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक 9 रुपए की कॉल बैंक निफ्टी की सजेस्ट करी थी, वो सेम डे 260 रुपए होगी, उसमें हमारा अच्छा पैसा होना, 2500% का रिटर्न था। और इंट्राडे में बताया, उस दिन ब्लॉग भी शूट करा, और ब्लॉग में भी हमने अपना बताया था कि ये 9 रुपए की कॉल स्पेशली बोली थी, बैंक निफ्टी की 260 रुपए होगी।
ये नहीं कह रहा मैं 260 पे बुक करी थी, मैं 170-80 पे निकल गया था उसमें, बट वो 295 रुपए 300 रुपए ऑलमोस्ट टच कर दिया था उसने। तो ऐसी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अब इसमें दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, क्या वो पोजीशन क्या वो वहां तक कैरी करके जाते हैं, या नॉर्मे की चीज अगर आपकी 18 होगी तो 100% का रिटर्न है, आप वहां पे भी अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट का एसेट रखे और छोड़ दो, इससे बहुत अच्छा पैसा बनता है। कई बार ना रिस्क लेना बहुत जरूरी है मार्केट में। कई बार हम बचने की कोशिश करते हैं मार्केट से कि बच जाए, बस हमारा नुकसान ना हो। जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर आता है, सोचता है बैट्समैन को आउट करूंगा, उसकी 2 बॉलों पे छक्के पड़ जाते हैं, वो तीसरी बॉल पे सोचता है भगवान छक्का ना पड़े, क्योंकि बैट्समैन ने बॉलर की आउट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। तो मार्केट हमें इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि हमारे प्रॉफिट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर देता है। हम आते हैं मार्केट में कि प्रॉफिट करने आएंगे, जैसे हमें 2-3 हजार का नुकसान होता है, हम ये सोचते हैं भगवान ये लॉस कवर हो जाए, हम प्रॉफिट की नहीं सोचते। हम आए थे प्रॉफिट करने, हम लॉस कवर करने की सोचते हैं। तो मार्केट ना हमें डिफेंसिव बनाने की कोशिश कर रहा है और हमें अटैक करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। अभी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि किस तरफ जाएं फिर, बट हर एक सिचुएशन का एक कॉन्टेक्स्ट भी दिया है हमने कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वी आर गिविंग 2 डिफरेंट व्यूज़, वी आर गिविंग 2 डिफरेंट व्यूज़, बट वी आर ऑल्सो गिविंग व्हेन टू डू, हु कैन डू दैट एक्चुअली एट द सेम टाइम। ओके, लास्ट के पौने घंटे में किसको ट्रेडिंग में घुसना ही नहीं चाहिए? वो एक ट्रेडर की, वो कौन है वो ट्रेडर? अगर हम उसकी एक पर्सनैलिटी क्रिएट करें, हु इज़ दैट काइंड ऑफ ए ट्रेडर, ताकि इन लोगों को पता लगे अगर वो हैं तो वो दूर रहेंगे। कम कैपिटल, जिसके पास कैपिटल कम है, जैसे वो जो इस समय ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडर तो हम नहीं है, और ऑप्शन ट्रेडिंग वालों को एक चीज़ देखा है, 10,000 लेके आएंगे, वो कहेंगे 10,000 बनाना है मैं रोज। तो हमारे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए मिनिमम 5 लाख की कैपिटल तो होनी चाहिए, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडर हो या फ्यूचर ट्रेडर। सिस्टम एक बिजनेस की तरह से काम करना है, तो वो अगर होल्ड कर रहा है तो उसको दर्द नहीं होगा। अगर उसको थोड़ा बहुत, आपकी बात सुन के लोग डर ना जाएं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसके अंदर इतना पेशेंस हो क्या रहा है कि जो लोन लेके आ रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। पॉइंट उठाया नहीं, वैसे इन्होंने शुरू खुद ही कर दिया। जो लोन यार मैंने कोई पॉइंट नहीं उठाया, देखो अगर कोई लोन लेके इस मार्केट में आने की सोच रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर कोई अपनी नौकरी छोड़ के आना चाह रहा है कि नौकरी छोड़ के मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। ये जहर दोनों ही है। देखिए, आप शुरुआत करिए, आप अपना बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, नहीं छोड़ने की जरूरत है आपको। आप साइड में धीरे धीरे करके इन्वेस्टर से शुरुआत करिए, ट्रेडर बाद में बन ही जाएंगे। पहले हर इंसान आता है कि इन्वेस्टर बनने के लिए, बाद में वो ट्रेडर होता है, फिर वो इंट्राडे ट्रेडर हो जाता है, फिर वो ऑप्शन ट्रेडर हो जाता है। आजकल शुरुआत ही ऑप्शन ट्रेडिंग से होती है वैसे, और कई लोग तो ऑप्शन सेलर से शुरुआत करते हैं, ऐसे मिले हैं। सबसे सुकून में मालूम है कौन होता है? जो इन्वेस्टर होता है, वो अपना बिजनेस भी कर रहा होता है, सबसे अच्छा पैसा वही अर्न करता है। मार्केट से जो पैसा बनाते हैं वही लोग बनाते हैं। आके बंदे ने जैसे एक प्लॉट खरीदा जाता है, उस तरीके से उन्होंने कोई अच्छी लेबर नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल की नॉलेज है, उसको मार्केट ट्रेंड के साथ में बैठ गया। अब उसको पूरा दिन चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है कि हर थोड़ी देर बाद चार्ट देखना, अच्छा कितना घटा कितना बढ़ा। इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस अलग है ना, वो तो कंपनी को देख रहा है, उसको प्राइस तो देखना भी नहीं है। अगर टेक्निकल जो इन्वेस्टर है उसका टेक्निकल मजबूत हो तो हम कहते हैं अगर वो 10 स्टॉक में पैसे लगाएगा तो 9 स्टॉक उसके प्रॉफिटेबल रहेगी, क्योंकि उसके अंदर इमोशन वाली वो चीज़ नहीं होती ना कि खरीद के रखा है कोई भाग जाएगा। इंट्राडे के साथ में जल्दबाजी, जो इंसान के अंदर जो जल्दबाजी होती है वो हमेशा नुकसान में होती है। कहते हैं जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होता है, और इंसान के अंदर वो चीज़ पहले से मौजूद है। कोई चीज़ आदमी को जल्दी चाहिए होती है, ट्रेडिंग में भी आता है। तो कोई आदमी सोचता है 4 दिन के अंदर हम इतने अच्छे ट्रेडर बन जाएं कि बस सब कुछ मार्केट पूरी खाली कर दें, मार्केट का पूरा पैसा उसके पास हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब कुछ छोड़ के जितने एनालिस्ट हैं उनको अपने ऑफिस में बैठाते, कहते तनख्वाह कितनी चाहिए। तो यही इसी तरीके से ट्रेडिंग है। आप फेल तो होंगे, सिर्फ ईश्वर के अलावा इंसान, ईश्वर को कभी वो किसी चीज़ में उससे गलती नहीं होती। इंसान है, इंसान से गलती होगी। आपका टेक्निकल भी अच्छा है, साइकोलॉजी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा हो, कभी तो गलती होगी, कुछ छोड़ जाएंगे। बाद में एहसास होता है कि यार ये तो छूट गया हमसे। वही है ना, अगर आदमी रिस्क लेगा तो भी रिवॉर्ड आएगा। तो रिस्क लेने का वो अगर इंट्राडे में कुछ रिस्क ले रहा है तो
उसमें भी रिस्क ही होगा। इंट्राडे ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में रिस्क नहीं है, उधर भी कैलकुलेटिव रिस्क है, तो उधर भी कैलकुलेटिव रिस्क लेके जाओ, रिवॉर्ड अपने आप आएगा सर। तो हर जगह पे वो कैलकुलेशन सही बैठना चाहिए। अगर आप ट्रेड लेके जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितना आपका रिस्क है। तो अगर आपको पता है रिस्क है, रिवॉर्ड तो मार्केट अपने आप देगा ना, तो आप लेके जाओ। मैं तो बोलता हूँ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट 45 मिनट्स में ट्रेड नहीं अभी देखो जिसके पास 50,000 का कैपिटल है वो थोड़ी ना लेके जा सकते हैं, वो लेके नहीं जा सकता। 45 मिनट से किसी को ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसमें उनको ट्रेड करने नहीं चाहिए जिसका कैपिटल कम है। दूसरा जो है, जो इंटरडे, प्योर इंटरडे है, उसको करना ही नहीं। स्विंग ट्रेड करने से अगले दिन का रिस्क लेना ही नहीं है। दूसरा, तीसरा, मेरे हिसाब से इमोशंस बहुत मैटर करते हैं इसमें। अगर आपने कोई पोजीशन बना भी ली, अगर आपने मान लो ऑप्शन बाय कर लिया और आपने सोचा यार एक्सपायरी के 3-4 दिन है और मैं लॉस बुक नहीं करना चाहता, ऐसे होता है। लोग सोचते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, बट वो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। पूछते हैं कि स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं, वो कहते हैं यहाँ नहीं लगाएंगे स्टॉप लॉस तो दिमाग में है, और जैसे ही वो स्टॉप लॉस आता है वो उनके हाथ में फूल जाते हैं, वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से तीसरा, मेरे ख्याल से जो इमोशनली होते हैं लोग, जो क्योंकि मार्केट जो है वो हमारे इमोशंस पे भी बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि हमारा फियर, ग्रीड, इमोशंस, डर, लालच, ये सारी चीजें हमारे काम के बीच में आती है। तो जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, जो अगले दिन का रिस्क नहीं लेना चाहता, और कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेड बनाते हैं बार बार SGX देखते रहते हैं, तो उनको तो भैया मार्केट से बिल्कुल अगले दिन का रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। मैं एट्रीब्यूट डालता हूँ, उस बंदे में पेशेंस है या नहीं है जो 45 मिनट में ट्रेडिंग करने आ रहा है। उसके अंदर पेशेंस नहीं होंगे। अगर जो ट्रेड कर रहा है उसके अंदर पेशेंस नहीं होंगे, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरे को ट्रेड बनाना ही है, मेरे को 5-5 मिनट में, वो 1-1 मिनट की कैंडल पे वो कुछ सोचेगा कि छेड़खानी करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो जो प्योरली इंट्राडे करना चाहता है, अगर वो 1 मिनट 10 मिनट के चार्ट पे काम करता है तो बना सकते हैं इंट्राडे से निकलना। उसे पता है भाई आज के दिन में निकल जाऊंगा, बट अगर जो वो अगले दिन के लिए फिर वो रिस्क ना ले। हमारे पास जो ट्रेडर होते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडर भी 2 टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं। कुछ ट्रेडर होते हैं जो 5 मिनट के चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं, कुछ होते हैं जो 15 मिनट के चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं, और कुछ होते हैं जो 1 घंटे के चार्ट को देखकर भी ट्रेड करते हैं। हाँ, अब इसमें क्या है, 5 मिनट वाला जो ट्रेडर है उसको तो एटलीस्ट लास्ट के 45 मिनट्स में उसे कैंडल्स मिलेंगे, 9 कैंडल्स मिलेंगे, ओके। और अगर उसको एंट्री की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हो सकता है उसे 10 कैंडल पहले मिले, मतलब 50 मिनट पहले मिले, या 12 कैंडल पहले मिले, तो ही हैज 12 मोर कैंडल्स टू वेट कि वेदर हिज मूवमेंट इज गोइंग टू बी मटेरियलाइज्ड और नॉट। सो जो 5 मिनट वाला ट्रेडर है या 5 मिनट से कम ड्यूरेशन वाला, लेट्स से 3 मिनट वाला है, सो दोस काइंड ऑफ ट्रेडर्स कैन टेक द ट्रेड, ओके। 15 और उससे 5 मिनट से ऊपर वाले जितने भी हैं, दे शुड नॉट गो फॉर लास्ट 45 मिनट्स ट्रेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब कौन कर सकते हैं जो इंट्राडे नहीं है? सब, जैसे हिमांशु ने बताया, उमेश जी ने बताया, आरिफ भाई ने बताया, और हमारे शिकारी ट्रेडर ने बताया कि किस तरह से आप लास्ट के 45 मिनट ट्रेड करेंगे। सम पीपल ओनली डू ट्रेड व्हेन द मार्केट क्लोजेस विद द स्ट्रेंथ। अगर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ बंद हो रहा है, होने जा रहा है, तो दे टेक ओवरनाइट ट्रेड, ओके। If market is going to closing with the weakness, okay, those kind of people can take trade with the negative trade, मतलब माइनस की पोजीशन के साथ, पुट के साथ, या हेज करके, जो whatever instrument suits to them. Basically those kind of people जो गैप अप और गैप डाउन के लिए ट्रेड करते हैं। एक मैं ट्रेडर के बारे में आपसे शेयर भी करूंगा इसमें। अभी मेरी पिछली कंपनी में फरीदाबाद में ट्रेडर थे, मैं उनका नाम नहीं आपसे शेयर करूंगा। वो कमोडिटीज में ना ओवरनाइट ही ट्रेड रखते थे और लेते भी लास्ट में ही थे, एंड ही मेड लॉट ऑफ मनी। और मैं आपको बात करूं, हम लोग एग्री को डिस्करेज करते हैं, वो एग्री में ही करते थे, बट उनका एक असूल था कि अगर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ बंद हो रहा है, he goes for the buy trade, and 80% out of 100 times उसको गैप अप ओपनिंग होती थी, क्योंकि वो स्ट्रेंथ के साथ जाकर बाय पोजीशन खड़ी कर रहा है। और सिमिलर वे में, मतलब उल्टे वे में आप ले लो कन्वर्सली, तो जब मार्केट में लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और मार्केट बिल्कुल बॉटम पे जाके बंद होने वाला है,
तो वो शॉर्ट की पोजीशन लेके जाते, तो नेक्स्ट डे 90% केसेस में, 80% केसेस में उन्हें गैप डाउन मिलता था। राइट। और जो एक अगर रिटेलर की बात करूँ या नॉविस ट्रेडर की बात करूँ, जो शॉर्ट सेलर अगर है और मार्केट स्ट्रेंथ के साथ बंद हो रही है, तो शॉर्ट सेलर पोजीशन काट के नहीं जाता। वो कहता है अगले दिन हो सकता है करेक्शन आ जाए, नीचे मिल जाए मेरे को। ओके। तो वो नोविस ट्रेडर है, उसको समझ नहीं है कि बाजार गैप अप भी खुलेगा, क्योंकि बाजार स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। देयर इज अ स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस रैली, तो वो स्ट्रेंथ उसको थोड़ा और कंटिन्यू करेगी, प्रोपेल करेगी उस रैली को, और वीकनेस को भी ऐसे ड्रैग डाउन करेगी। बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स जो भी कहें हम, कंसर्न्स कम ही आते हैं, रेयर इवेंट्स होते हैं जब पता है कि मार्केट एकदम से स्ट्रेंथ से बंद हो रही है, एकदम से। देखिए क्या होता है, मार्केट अगर अपने हाईज के पास बंद हो रहा है और पिछले 2 दिन से भी वो हायर हाई बना रहा है, तो नॉर्मल होता तो ओनली दोज थिंग्स यू हैव टू। नहीं, अगर आपका सेटअप जो है आपने नहीं लिखा हुआ, क्यों आप ओवरनाइट पोजीशन लेने जा रहे हैं लास्ट 45 मिनट्स में, तो नहीं लेना है। करेक्ट, यू शुड हैव अ रीजन टू डू। यस, यू शुड हैव। मैं आपसे शेयर करता हूँ एक ट्रेडिंग बुक के बारे में। टर्टल यस, जो थे टर्टल्स, दे यूज्ड टू ट्रेड लाइक, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 20 डेज के हाई के ऊपर बंद हो रहा है, दे बाय, दैट इज अ रिटर्न रूल। ओके, Okay, and in case the same entry, suppose they have taken on the 20 days high और वो 10 दिन के लो पर आ जाता है, उनका स्टॉप लॉस था 10 दिन का लो, और जब तक वो पिछले मतलब 10 दिन के लो तक नहीं आता, they keep on trailing that position. Let's say they have bought something at 100 rupees which is 20 day high, okay, और 10 दिन का लो उनका 80 rupees है, okay, तो 80 rupees is their stop loss and 100 rupees is their entry price, but उनका टारगेट फिक्स नहीं होता था। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट्स से मार्केट गोज टू 110, और तब 10 दिन का लो जो है वो 95 रुपीज हो गया, तो देयर स्टॉप लॉस बिकम 95, एंट्री वाज 100 रुपीज। तो सिमिलरली और मार्केट ऊपर गई ट्रेंड के साथ, इट गोज टू द 130, और पिछले 10 दिन का लो जो है वो 110 रुपए है, तो देयर स्टॉप लॉस बिकम 110। So these kind of rules one should always have in their checklist. Why they are going to buy? अगर मार्केट 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने जा रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद होने जा रहा है, तो I'll take buy trade in the last half an hour or last 15 minutes for possible gap up opening or possible trending day which would be bullish. So these kind of rules traders should have in their checklist. ये जो स्ट्रेटजीज है, मैंने अपनी खुद की कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हुई है, और उसमें मैं एल्गो करता हूँ, उसमें मैं इमोशंस खत्म कर देता हूँ अपने। क्या होता है कि जैसे सर ने बताया कि 20 डेज के ऊपर ज्यादा है और हम उसमें प्रॉफिट राइडिंग कर रहे हैं, और उसमें क्या है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है बेसिकली, बट उस केस में मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअली हमारे इमोशंस बीच में आते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रेटजीज अपनी बनाई हुई है, बैक टेस्ट करी उसको, और उसको ना पूरा एल्गो चल रहा हूँ मैं। एल्गो में क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग होता है उसमें मेरा, जब मुझे लगता है कोई सेटअप के अकॉर्डिंगली बाय है, सिस्टम खुद बाय करता है और खुद ही स्टॉप लॉस आते हैं उसमें। मतलब अगर लग रहा है कि मार्केट अगर फेवर में नहीं जा रहा तो स्टॉप लॉस भी खुद ही करते हैं उसमें, और उसमें मुझे बेनिफिट क्यों मिलता है, जब मार्केट वन साइडेड होती है और उसमें अच्छा खासा पैसा बनता है। तो इन्हीं चीजों को ना आप अपना सेटअप बनाओ, किसी का कुछ सेटअप है, किसी का कुछ है, और उसको एल्गो करने की कोशिश करो, और उसमें से इमोशन हटा दो, पैसा डालो उसमें, आप देखो पैसा बहुत अच्छा बनता है। जब मार्केट वन साइडेड होती है, मैं खुद कहना चाहूंगा ये पूरी राइड आप खुद से नहीं ले पाओगे। आपको अगर बोला जाए कि भैया ये स्टॉक है 50 रुपए का 500 रुपए हो गया, आप बोलोगे हाँ जी मैं ऐसा बंदा था जिसने स्टॉक को 50 रुपए पे खरीदा, मैं था पहला बंदा, मैंने खरीदा है, बट निकला कितने पे, 60 रुपए पे, 70 रुपए पे। ठीक है, आप पहले हो सकते हो, बट आपने पहला ज्यादा पैसा कमाया नहीं। बट ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एल्गो सिस्टम्स वगैरह होते हैं, ये आपको पूरी राइटिंग करके देते हैं। कितनी टाइम से आप ये एल्गो? ये सर मैं स्टार्ट किया, मैंने लास्ट ईयर किया था, मैंने मार्च से स्टार्ट किया था, और अगस्त तक उसमें कोई टेस्टिंग वगैरह होती नहीं। क्यों लगा करना चाहिए? कर रहे थे गलतियां वो वाली इमोशंस? देखिए इसमें सर क्या चीज होती है कि जैसे मैं जो काम करता हूँ स्विंग ट्रेड ज्यादा करता हूँ, बॉटम पे बाय, टॉप पे सेल कर लिया, या टॉप पे ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम्स पॉजिटिव है तो मैंने कर लिया। तो मैंने सोचा यार इससे अलावा भी कुछ करना चाहिए, तो कुछ स्ट्रेटजीज मैंने बनाई, और स्ट्रेटजीज बनाई और डिस्कस भी करी किसी से, मेरा फ्रेंड था, उससे डिस्कस करी, हमने बैक टेस्ट करा, बैक टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम लिया। फिर मार्च में हमने एक सिस्टम वगैरह बना के काम करना स्टार्ट करा। फिर उसमें ना हम ऑप्शंस पे काम करना चाह रहे थे, हम डायरेक्टली ऑप्शंस बाइंग करते हैं उस केस में।
एट द मनी का ऑप्शन लेते हैं या फिर कभी इन द मनी का ले लेते हैं, वो डिसाइड कर हमने। कुछ गलतियां थी उसमें, जब आप बैक टेस्ट करते हो ना तो कुछ सामने आई गलती है, फिर उसको चेंज करके फिर अगस्त से हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, रिटर्न अच्छा आ रहा है। हैज़ दैट थिंग इवॉल्व मोर अगस्त से लेके अभी तक? हाँ, इवॉल्व किया उसको? बहुत अच्छे। 3 days की जो ओपनिंग होती है, 3 days की ओपनिंग जो डेली की कैंडल होती है, डेली की कैंडल लगाइए और 3 दिन की ओपनिंग के ऊपर मार्केट चल रही है, उसके बाद एक करेक्शन आता है, उसमें आप लोअर टाइम फ्रेम में आके रेजिस्टेंस वो सपोर्ट मार्क कर लीजिए, वहाँ से जो उसका पुल बैक वाला 3 दिन की कैंडल आपको ओपनिंग के ऊपर बंद होनी चाहिए और क्लोजिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब जैसे उसका विक जो नीचे का विक होता है वो छोटा होना चाहिए, जो ऊपर वाला विक है कभी कदार वो बड़ा हो सकता है, रिजेक्शन दिखा सकता है, और वो रिजेक्शन में क्लोजिंग उसकी ग्रीन होनी चाहिए कैंडल की, ओपनिंग के ऊपर ही, मतलब 3 कैंडल एक साथ बंद हो जाए। उसके बाद उसका जो रिटेस्टमेंट आता है वहाँ से अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपका एसएल जो है 2 कैंडल का जो लो होगा वो ओपनिंग होगी, उसके नीचे का आप एसएल लेके और उसको मॉडिफाई करते रहिए। 2 दिन की मार्केट की ओपनिंग के नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं होती है तब तक आप पोजीशन में बने रहिए। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं होगी पर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है इसमें, बहुत बड़ा एसएल भी नहीं होगा इसमें। इसको इसी स्ट्रेटजी को किसी ने यूज़ करना हो तो कितने बैक टेस्टिंग के बाद कंफर्मेशन? किसी भी कर ले, चेक कर ले, ओपनिंग का क्लोजिंग का जो मार्केट का खेल है वो बहुत बड़ा खेल है। इसमें ना जितने भी मतलब जो भी पॉडकास्ट को देखें, these strategies are hypothetical also, like I have told hypothetical things, so they should back test it. Yes. They should also test it whether their temperament will be able to handle it or not. और इसमें जैसे मैंने एक स्ट्रेटजी में जो बताया था, बट इसमें एक चीज होती है, अगर मान लो निफ्टी 70,600 में बाय कर लिया सॉफ्टवेयर ने, वो 800 जाके फिर से 600 आ गया तो उसमें वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, लॉस हो जाएगा, और वहां से नीचे जाएगा तो फिर वो डबल सेलिंग करता है उस केस में। थ्योरेटिकली अगर बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकली चीज़ें कुछ अलग हो जाता है। अब उसमें क्या है ना, अब डिपेंड करते हैं बंदे के पास पैसा कितना है। अब 2 लाख वाला और 5 लाख वाला को हम सेम नहीं कह सकते। अब जिसके पास 1 करोड़ है वो अलग है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके पास 2 लाख का नीचे ही कैपिटल होगा, इससे ज़्यादा कैपिटल। अब बहुत रेयर केस होगा कि उनके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ है, वो बहुत कम परसेंटेज में होता है। तो अगर उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वो 10 लाख के ऊपर जिनका कैपिटल है। इस पे एक सवाल पूछना, हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें लाखों में कैपिटल चाहिए? आई एग्री कि लाखों में कमाना है या ज़्यादा कमाना है तो थोड़े पैसे भी ज़्यादा होने चाहिए, बट द वंस हु हैव मेड मनी, जिन्होंने बनाए हैं पैसे, वो छोटे से ही शुरू हुए थे। हाँ, छोटे से ही शुरू हुए थे। तो फिर तो वो सेइंग कि इतना होना चाहिए या क्या? देखिए क्या होता है ना, बिगिनर्स को मेरे हिसाब से क्या सोचना चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता। आपको लाखों रुपए की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप 5,000 से शुरुआत करिए, क्योंकि शुरू के जो 6 महीने ना आपको सिखाएगा। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं कहता हूँ कोई 1 लाख रुपए मार्केट में लेकर आया, 1 लाख रुपए लेकर आएगा तो वो पहले के 3-4 महीने 6 महीने नुकसान करेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 लाख रुपए का नुकसान करना है या फिर 10,000 रुपए का नुकसान करना है। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए 5,000 रुपए लेकर आओ, आप कम क्वांटिटी में काम करो, क्योंकि वो 5-10 हजार रुपए आपको सिखाएगा। अब आप पहले पैसे इतना लेकर आ गए कि आपको सीखने को तो मिल गया, बट ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका पैसा नहीं है। फिर आप क्या करोगे, लोगों को टिप्स बांटोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ट्विटर पे जाओगे या फिर कुछ भी करोगे। तो ये मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि लोग जो होते हैं ना कि स्टार्टिंग में तो पैसा गवा देते हैं, समझ में तो आ जाती है मार्केट की क्लैरिटी तो हो जाती है, टेक्निकल फंडामेंटल तो समझ में आ जाता है, बट उनके पास लगाने के लिए पैसा नहीं होता, फिर इसलिए वो बाहर जाते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग करें कम पैसे से, वो कम पैसा ही आपको सिखाएगा, और उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तब आप फिर पैसा लेकर आइए, फिर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, लुकिंग एट द P&L ऑफ अदर्स, रोजी पिक्चर, वो उस P&L में मोस्टली पार्ट होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग का। तो मेन रीज़न जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो न्यू एंट्रेंट जो घुस रहे हैं, वो रोजी पिक्चर देख के घुस रहे हैं कि इतने लगाएंगे तो इतने एक्स अमाउंट हो जाएगा। तो मैं उन जो न्यू एंट्रेंट है जो स्मॉल कैपिटल लेके मार्केट में आते हैं और एक इमेजिनरी 50,000 लगाएंगे तो वो 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो मैं उन व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जो 50,000 से जो एंट्री कर रहे हैं, तो उस कैपिटल को वो डिवाइड कर दें 4 हिस्सों में। देखो, होना 50 भी जीरो ही है स्टार्टिंग में, तो इट्स बेटर कि उसे 4 हिस्सों में बांट लें।
और उन्हें इस तरीके से बांटें कि वो लर्निंग पहले जाएंगे 12:30 तो उससे अलग लर्निंग होगी, जो सेकंड 12:30 जाएंगे उससे अलग लर्निंग होगी, मतलब वो इम्प्रूवमेंट। अगर वो पहले ही 50,000 लगा देंगे तो जो जाने वो 110% वो जाने हैं, बिकॉज वो माइंडसेट नहीं है उनका जो उस ट्रेडर का है जिसका वो प्रॉफिट देख के आ रहे हैं, और उसका रिस्क एपेटाइट उन्होंने देखा नहीं है। मोस्टली ट्रेडर्स जो दिखा रहे हैं पीएनएल, उनका रिस्क एपेटाइट ही इतना है कि उनका कैपिटल ही नहीं है उतना, है ना, तो वो उस चीज को रिस्क एपेटाइट, उनका माइंडसेट उसे नहीं देखते। तो इट्स बेटर कि जो कम कैपिटल वाले ट्रेडर हैं वो अपनी कैपिटल को एक हिस्सों में बांट लें, और उसके हिसाब से जो फर्स्ट ए कैपिटल जैसे 12,500 रुपए में कन्वर्ट हुई तो उस पर रिस्क उसी हिसाब से लें कि वो 12.5 है। वो ये ना सोचे कि मैं 50,000 की इसे एंट्री करी है, 12.5 अगर है तो उसका 2% के ऊपर का रिस्क नहीं होगा। इसमें ना एक चीज और है कि नए ट्रेडर को हमें कैश मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, उन्हें ऑप्शन में जाना ही नहीं चाहिए। कई फोन आते हैं हमारे पास कि मेरे को ऑप्शन सीखना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है ऑप्शन सीखना है आपको, अच्छी बात है, कितना टाइम हो गया मार्केट में, इतना टाइम हो गया। टेक्निकल आता है? नहीं आता टेक्निकल, आपको डायरेक्शन बतानी है, ऑप्शन में काम करोगे, आपको ऑप्शन की समझ नहीं है। ऑप्शन सिर्फ यही नहीं है कि कॉल और पुट है कि मार्केट तेज हो गई तो कॉल खरीद लिया, मार्केट नीचे लग रही तो पुट खरीद लिया, इसके अलावा वो ग्रीक समझने पड़ेंगे, इसकी कुछ कैलकुलेशन होती है, वहां तक वो जाते ही नहीं है, सीधा ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो पहले आपको कैश मार्केट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको कहते हैं कैश मार्केट में कुछ मिलता ही नहीं है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट में? 1-1.5% 2% मार्केट में अगर आप लेके भी आते हैं, कमाते भी महीने का, तो वो कम नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है। तो कैश मार्केट से स्टार्ट करें। जब कैश मार्केट में आपको 3-4-6 महीने हो जाएंगे तो फिर आप ऑप्शंस के लिए मूव कर सकते हैं। न्यू एंट्रेंट्स को हमने देखा है कि जो लेट्स से कोई प्लेयर बनने जा रहा है, क्रिकेटर बनने जा रहा है, तो वो पहले अंडर 13 में खेलेगा, अंडर 14 में खेलेगा, 16 में खेलेगा, 19 में खेलेगा, बट अंडर 14 पे भी खेलने से पहले उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, स्टेट लेवल, उसको एक कोच को धारण करना पड़ता है, मतलब एक गुरु को अडॉप्ट करना पड़ता है, वो उसे स्किल देता है। बट वो देता है 1 साल 2 साल देता है, बट 2 साल में भी वो अच्छा प्लेयर नहीं बनता है, उसके लिए उसे नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सिमिलरली न्यू एंट्रेंट को सबसे पहले तो बेसिक सीखने हैं, पूरे मार्केट के टर्मिनोलॉजी समझने हैं। जैसा उमेश जी ने बताया, टेक्निकल्स आते हैं नहीं आते, ऑप्शंस ग्रीक्स पता है नहीं पता है, मार्केट साइकोलॉजी पता है नहीं पता है, तो वो सब समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डू नेट प्रैक्टिस। कि जो टेक्निकल्स में सीखा है उसको एक आप कॉपी पे लिखिए, डबल टॉप बना, और वहाँ से मार्केट कितना नीचे गया कॉपी पे लिख ले, जस्ट नोट इट डाउन। डबल बॉटम बना, वहाँ से मार्केट कितना ऊपर आया, सर्टेन पैटर्न बना, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, सर्टेन न्यूज आई, उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो न्यू एंट्रेंट फर्स्ट practice should be to note it down all the things, then thereafter इस पे अगर उनको अच्छा ट्रेनिंग हो जाता है then they should start with cash market. कैश मार्केट मीन्स एक सिंगल शेयर में ट्रेड करो ना 2 महीने 3 महीने। तो नेट प्रैक्टिस का ये भी एक है कि आपको एक बॉल ऑन बॉलिंग डाल रहा है अच्छा, और आप एक शेयर से अपनी साइकोलॉजी को समझो, क्या आपकी स्टडी मार्केट की अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, एंड मेक अ रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 3-4 months ऑफ दैट, देन ग्रेजुअली यू इंक्रीज योर कैपिटल। फिर उससे आप क्वांटिटी पे जब आप अच्छा मास्टरी कर लेते हैं, मार्केट की मूवमेंट्स पे मास्टरी कर लेते हैं, देन यू स्टार्ट ग्रेजुअली विद द ऑप्शंस। स्ट्रेट अप में मत आइए, गिव योरसेल्फ 2-3 years, दिस मार्केट इज नॉट गोइंग टू ओवर इन अ डे और 2। व्हाई? और आपने अगर आपने ट्रेडिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है तो आप 1-2 ट्रेड से थोड़ा अमीर बनेंगे, नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको डेली ट्रेड डालना है, जाहिर सी बात है, हर हफ्ते में ट्रेड डालना है, और उसको कई साल तक चलाना है आगे। तो आपके 2-4 ट्रेड या 3 महीने शुरू किए या 6 महीने, आपका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं होगा। दिक्कत ये आती है लोगों को कि जब उनको कहे 2-4-10 शेयर में काम कर लो, उसमें असल में उनको अपने टर्मिनल पे प्रॉफिट नहीं दिख रहा होता ना मोटा। वो ट्रेडिंग में आए इसलिए है, वो इसलिए आते हैं ट्रेडिंग में, जितने भी बंदे नए आते हैं वो प्रॉफिट ही देख के आ रहे हैं।
वो प्रॉफिट देख के इसलिए आके उन्हें अपने भी स्क्रीनशॉट में उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए उनको मज़ा नहीं आता कि 1 2 10 शेयर पे काम करना। और जो कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आज सीखने के बाद भी अगर आप कहिए पेपर ट्रेड से भी आदमी भागता है, क्या पेपर ट्रेड कहेंगे इमोशन नहीं है, तो हम कहते हैं इमोशन नहीं, कम से कम अपना वो तो पता चलेगा कि तुम कितने काबिल हो। करेक्ट। वो तो बात की चीज है, पहले अपना टेक्निकल भी चेक कर लो कि कितनी बार काम कर रहा है। शीशे के सामने हाँ, शीशे के सामने एक्टिंग कर। नेट प्रैक्टिस इज अ गुड एग्जांपल फॉर दैट मैटर। पेपर आरिफ जी, ट्रेड बुरी चीज नहीं आरिफ है, भाई, लोग पता कहते है- नहीं करना, हम कहते हैं करो, उससे बहुत कुछ सीखने को आप आपको बिल्कुल मिलता ठीक है। कह रहे हैं। देखिए, लेट्स कनेक्टेड विद द एजुकेशन आल्सो। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं हम पहले बेसिक्स पढ़ते हैं, एबीसी पढ़ते हैं, देन दो शब्द जोड़कर एक सेंटेंस हाँ। बनाते हैं, उसको बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे करके हम फेज मैनर में एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, ऐसा सीखते हैं। और उसमें हमें कई साल लग जाते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और तब जाके हमें एक नौकरी मिलती है। तो जब हम ट्रेडिंग प्रोफेशन में आते हैं तो हमें इसमें भी उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बट आपका काफी प्रोसेस तो ऑलरेडी कट शॉर्ट हो गया है, क्योंकि आपकी अच्छी लैंग्वेज में कमांड है, हाँ, आपको एक अच्छा कोच मिल जाता है, हाँ। तो आपके कई साल उससे बच जाते हैं। बट आपको 2-3 साल तो देने ही पड़ेंगे मार्केट को, और ये 2-3 साल जो आप दे रहे हैं ये आपकी बेस बिल्डिंग है, इट्स अ फाउंडेशन फॉर यू। ओके, वैसे भी सैंडविच आ गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत मज़ा आया। 2 अलग-अलग कॉन्वर्सेशन किए हैं, इसको शायद हम 2 अलग-अलग पॉडकास्ट में देखेंगे। तो ये क्लोजर शायद दूसरी पॉडकास्ट का है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एक ट्रेडर की प्रोफाइल और उसकी माइंडसेट, उसका ज़िंदगी और बाकी लोगों के एग्जांपल से कैसे सीखा जा सकता है। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए गाइस बहुत पार्टिसिपेशन के लिए बहुत शुक्रिया पहले। Thank you, sir. सीन दिस, Thank you so much, sir. थैंक यू सो मच गाइस।